गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कल हमारा टॉपिक चल रहा था हेनरी फ्योल, उसके जो 14 सिद्धांत थे यानी 14 जो सिद्धांत बताए थे इन्होंने एक प्रबंध के, उसमें सबसे पहला कार्य विभाजन बताया था, दूसरा अधिकार एवं उत्तरदायित्व बताया था, तीसरा अनुशासन बताया था, चौथा आदेश की एकता, पांचवा निर्देश की एकता और छठा था सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। सामूहिक हितों के लिए मतलब यानी फर्म के हितों के सामने अपना कोई हित नहीं है, यानी हमें जो भी कार्य करना चाहिए वो फर्म के हित में कार्य करना चाहिए। इससे नेक्स्ट एक जो आज का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है कर्मचारियों को प्रतिफल। कर्मचारियों को प्रतिफल का मतलब है कि एक फर्म में यानी कर्मचारी को इतना वेतन जरूर मिलना चाहिए जिससे कि वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति सही प्रकार से कर सके। जैसा इसमें बताया गया है, संगठन एवं क्षतिपूर्ति कर्मचारी दोनों के लिए ही एक कुल प्रतिफल संतोषजनक होना चाहिए। प्राय कर्मचारी को इतनी मजदूरी तो अवश्य मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन स्तर को तर्कसम्मत हो सके, परंतु इसके साथ ही यह कंपनी की भुगतान क्षमता को सीमाओं में होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि कंपनी की सीमा के अंदर तो भुगतान हो नहीं पा रहा, भाई कोई कर्मचारी की आवश्यकताएं ज़्यादा है पर कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना पैसा दे सके। यानी कर्मचारी की मजदूरी भी पूरी होनी चाहिए पर जो कंपनी है उसकी सीमाओं के अंदर होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में तो कहें तो कर्मचारी को प्रतिफल न्याय संगत होना चाहिए जिससे उचित वातावरण का निर्माण होगा तथा कर्मचारी व प्रबंधक के मध्य संबंध भी मधुर बनेंगे। भाई जो कर्मचारी और प्रबंधक है उनके बीच के क्या होंगे, रिलेशनशिप भी अच्छे बनेंगे। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी की कार्य सुचारू ढंग से अनवरत चलता रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका 8 नंबर का केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है जब सब पावर कुछ ही लोगों के हाथों में होती है तो क्या कहलाता है, केंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण कहलाता है जब पावर लेकर टॉप से निम्न लेवल तक सभी के हाथ में होती है तो वो क्या कहलाता है, हमारा विकेंद्रीकरण। देखो जैसे इसमें कहा गया है यदि निर्णय लेने का अधिकार केंद्रित हो तो इसे केंद्रीकरण कहते हैं, जबकि यदि अधिकार एक से अधिक व्यक्तियों को सौंपा जाता है तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। फ्योल के अनुसार अधीनस्थ बोलते हैं जो अंडर सबॉर्डिनेट होते हैं। अधीनस्थों का विकेंद्रीकरण द्वारा अंतिम अधिकारों को अपने पास रखने में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। वही विकेंद्रीकरण की सीमा कंपनी के कार्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर बड़े स्तर पर संगठनों के छोटे स्तर के संगठनों की अपेक्षा अधिक विकेंद्रीकरण होता है। उदाहरण के लिए भारत में सरकार द्वारा निधि के संबंध में पंचायतों को गांव के कल्याण हेतु निर्णय लेने तथा उसमें उनको व्यय करने के अत्यधिक अधिकार दिए गए हैं, अतः यह राष्ट्रीय स्तर पर विकेंद्रीकरण है। इससे आगे चलते हैं, हम देखते हैं तीसरा जो टॉपिक है वो है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला में क्या बताया गया है कि किसी भी संगठन में उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। उच्चतम पद में निम्नतम पद तक की जो औपचारिक आधार रेखाओं को सोपान श्रृंखला कहते हैं। यानी इन्होंने क्या बताया इसमें कि यानी कोई भी जो आदेश होगा वो ऊपर से नीचे की ओर चलेगा। फ्योल के अनुसार संगठन में संप्रेषण तथा अधिकार के श्रृंखला होना आवश्यक है जो ऊपर से नीचे तक हो और उसी के अनुसार प्रबंधक व अधीनस्थ भी होने आवश्यक है। देखो इन्होंने एक डायग्राम दिखाया गया है जो बता रहा है इसकी स्थिति। आइए इस स्थिति पर दृष्टि डालते हैं जिसमें एक अध्यक्ष है तथा उसके नियंत्रण में 2 अधिकार श्रृंखलाएं हैं। यानी एक कै, जैसे इसमें बताया कै जो है एक अध्यक्ष है और उसकी 2 श्रृंखलाएं आधार बताई गई हैं। जो पहली में एक श्रृंखला में ख गै डै चै तथा दूसरी श्रृंखला में छ जै छ अय तथा तय है। यदि डै को जैसे संप्रेषण करना है तो इसमें डै गै ख से होकर मार्ग से चलना होगा क्योंकि यहाँ पर सोपान श्रृंखला के सिद्धांतों का पालन हो रहा है। इन्होंने फ्योल के अनुसार औपचारिक संप्रेषण में इस श्रृंखला का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि अप्रासंगिक स्थिति है तो डैश सीधे
अय्य से समतल संपर्क कर सकता है। यानी इन्होंने बताया कि एक तो श्रृंखला सोपान वही है जो ऊपर से नीचे की ओर चलती है, पर ये जरूरी नहीं कि कोई भी श्रृंखला सोपान एक ऊपर से लेकर नीचे। यदि किसी व्यक्ति को एक से दूसरे से डायरेक्ट बात करनी है तो वो डायरेक्ट भी बात कर सकता है। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है, इसमें जो टॉपिक है वो है व्यवस्था। व्यवस्था फ्यूल के अनुसार अधिकतम कार्य कुशलता के लिए लोग एवं सामान उचित समय पर उचित स्थान पर होना चाहिए। वहीं व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक चीज के लिए एक स्थान तथा प्रत्येक चीज अपने स्थान पर रखी होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि किसी भी सामान को रखने की एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसे ढूंढने में किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत ना आए। यानी कि हर एक चीज का एक स्थान निश्चित होना चाहिए। अतः इसका अर्थ है कि व्यवस्था, यदि प्रत्येक चीज के लिए स्थान निश्चित होता है तो उस स्थान पर है तो व्यवस्था कारखाने की क्रियाओं में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी तथा इससे उत्पादनता में क्षमता में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट इसका टॉपिक है बेटा समता। समता में इन्होंने बताया है सभी कर्मचारियों के प्रति निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सद्बुद्धि एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। संभवतः इन कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। यानी हमारे लिए जो है एक फर्म में सभी समान, समता का मतलब है सभी समान होने चाहिए। यह सिद्धांत प्रबंधक व श्रमिकों के प्रति व्यवहार न्याय दया भाव पर बल देता है। कभी कभी फ्यूल बल प्रयोग को अनियमित नहीं मानते, अपितु उनका कहना है कि सुस्त व्यक्तियों के साथ कठोरता से व्यवहार करना चाहिए, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति को यह सूचना पहुंचने की कि प्रबंध की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा, विश्वास व राष्ट्रीयता आदि के आधार पर कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। यानी हमारे अंदर, फर्म के अंदर कोई भी जाति, लिंग, भेद के आधार पर किसी के भी प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सभी कर्मचारी एक जैसे हैं। यदि कोई कर्मचारी काम नहीं करता है तो हमें उसे डांटना चाहिए, अगर कोई ठीक कर रहा है तो उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे चलते हैं। इसमें व्यवहारिक तौर पर आप देखते हैं कि वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग पक्षपात रहित वातावरण में एक साथ कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल कंपनी, सभी देशों के लोग उसमें, सभी व्यक्ति काम करते हैं तो उसमें कोई भी भेदभाव या पक्षपात वाली नीति नहीं होती है। इन कंपनियों में प्रत्येक व्यक्ति को प्रगति के एक समान अवसर प्राप्त होता है। यानी सभी को जो है ऊंचाइयों तक जाने के सभी को अवसर प्रदान होते हैं। तभी तो रजत गुप्ता जैसे भारतीय मूल के मुख्य अधिकारी का मैकनिशे एंड कंपनी के मालिक बने। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिका नागरिक अरुण सरीन ब्रिटेन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन लिमिटेड के मुख्य अधिकारी बने थे। अरुण सरीन का जो कार्यकाल रहा है 2003 से 2008 तक वोडाफोन लिमिटेड के सीईओ रहे थे। अब आगे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 12वां नंबर, कर्मचारियों की उपयुक्तता। फ्यूल के अनुसार संगठन की कार्यकुशलता को बनाए रखने हेतु कर्मचारियों की आवर्त को न्यूनतम किया जा सकता है। आवर्त को कम किया जा सकता है। आवर्त का मतलब होता है कि यानी उसका रिवेन्यू, कर्मचारियों के आवर्त को न्यूनतम किया जा सकता है। कर्मचारियों को कठोर प्रक्रिया द्वारा चयनित और नियमित नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी कर्मचारियों को जो नियुक्त किया जाना चाहिए वह कठोर प्रक्रिया व चयनित नियुक्त किया जाना चाहिए। उनका कार्य काल स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी कर्मचारी को आज तो तुम वो कर रहे हो कल निकाल दो से, तो यानी क्या है, एक कर्मचारी का कार्यकाल भी स्थायी होना चाहिए। वहीं उन्हें परिणाम दिखाने हेतु समय देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आज आया कोई कर्मचारी उससे ही कोई कहने लगो कि भाई ये काम ऐसा करके दिखा दो। यानी क्या है, उसे उसका जो टर्नओवर है, यानी उससे जो उपयुक्तता हमें कार्य लेना है, उसे उस कार्य लेने के लिए हमें समय देना उस व्यक्ति को चाहिए। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की तदर्थता कर्मचारियों को सुरक्षा व अस्थिरता पैदा करेगी तथा वह संगठन को छोड़ना चाहेगी। भर्ती, चयन व प्रशिक्षण लागत ऊंची होगी। इस कारण व्यवस्था के लिए कर्मचारियों को कार्यकाल में स्थिरता सर्वोत्तम रहती है। यानी क्या बताया, कर्मचारियों की उपयुक्तता का मतलब होता है कि एक फर्म में कर्मचारी को आप मानक या उसकी जो रिक्रूटमेंट करो उसे देख परख के करो, कठोर नियम से करो, परंतु ऐसा ना हो कि आज उसे भर्ती कर रहे हो कल उसे निकाल दो। अब आता है इससे नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पहल क्षमता।
देखो, फ्योल के अनुसार कर्मचारियों को सुधार हेतु अपनी योजनाओं को विकास तथा उनको लागू करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। पहल क्षमता से तात्पर्य स्वयं उद्देश्यों की दिशा में कदम उठाना चाहिए। इसके अंतर्गत योजनाओं पर विचार करके उनका क्रियान्वयन किया जाता है, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में से एक है। प्राय पहल क्षमता को प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि स्वयं को कुछ असमान दिखाने के लिए कंपनी द्वारा स्थापित रीति नीतियों के विपरीत कार्य करे। एक अच्छी कंपनी वह होती है जिसमें कर्मचारी द्वारा सुझाव पत्तियां हैं, पर जिनके अनुसार उस पहल क्षमता को सुझाव और पुरस्कृत किया जाता है, जिसके कारण लागत और समय दोनों ही दृढ़ रूप से कम आती है। एक आ रहा है लास्ट, जो इसका टॉपिक बचा है वो है 14, सहयोग की भावना। फ्यूल के शब्दों में प्रबंध को कर्मचारियों में एकता और पारस्परिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। देखो, सहयोग की भावना यानी क्या है, इन्होंने बताया प्रबंध और कर्मचारियों में एकता और पारस्परिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। देखो कितना एक ही लाइन में इसका अर्थ क्लियर हो गया कि प्रबंध को कर्मचारियों की एकता एवं पारस्परिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। प्रबंध के सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिए। सामूहिक यानी मिलजुल कर जो हम कार्य करते हैं। विशेषतः बड़े स्तर के संगठनों में ऐसा नहीं करने पर उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है, जिसके समन्वय भी होना चाहिए। समन्वय माने उनका आपसी तालमेल भी अच्छा होना चाहिए। प्रबंधक को सहयोग की भावना के लिए कर्मचारियों से पूरे वार्तालाप में मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हम का मतलब है हम सब इस काम को कर रहे हैं मिलजुल कर। इसमें समूह के सदस्यों में अपनेपन और पारस्परिक विश्वास की भावना उत्पन्न होगी, जिससे अर्थधन की आवश्यकता भी कम होगी। इस प्रकार अब हमने 14 के 14 प्रिंसिपल पढ़ लिए, कल 6 पढ़े, 8 आज पढ़ ले। तो अब इसका जो नीचे इन्होंने सॉल्यूशन दिया है कि इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हेनरी फ्योल के प्रबंध के 14 सिद्धांत प्रबंध की समस्या को सविस्तार रूप से लागू होते हैं। यह इन सिद्धांतों के प्रबंध के विचारों पर गहरा प्रभाव भी पड़ाता है। अतः जिस बदलते पर्यावरण में आज व्यवसाय किया जा रहा है, उनमें इन सिद्धांतों की व्याख्या पूर्णतः बदल गई है। बेटा, ये आज की क्लास यहीं ऑफ होती है। ओके।